नमस्कार साथियों। हमारी करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में 23 तथा 24 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर तथा हाल ही में चर्चित ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना है। हम जब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी तथा ऑप्शन डी कपिल देव। तो मैं आपको बताऊं, आपको एक क्रिकेटर, हमारे भारत के क्रिकेट के बहुत ही महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्हें हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है। जब हम बात करें, इसे जानकारी के लिए बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारे भारत चुनाव के आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक सचिन तेंदुलकर रहेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी थी। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिंह तथा ऑप्शन डी जस्टिस दीपक कुमार या न्यायमूर्ति दीपक कुमार। तो आपको बता दूं, हाल ही में NGT के अध्यक्ष जस्टिस या न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को चुना गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस AK गोयल का स्थान ग्रहण किया है। जब हम बात करें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी न्याय के लिए किया गया है। इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, जिसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में कौन से बैंक के द्वारा इरिस IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उस बैंक का नाम क्या है। ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक तथा ऑप्शन डी PNB बैंक। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में इरिस नाम का ऐप यस बैंक के द्वारा संचालित या लॉन्च किया गया है। जब इसके जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो यस बैंक ने यह ऐप एक मोबाइल बैंकिंग ऐप जो न केवल ग्राहकों को सभी सेवाओं के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, बल्कि नए खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान करता है। यस बैंक के MD और वर्तमान CEO प्रशांत कुमार ने कहा कि इस ऐप का लक्ष्य एक व्यापक बैंकिंग सूट की पेशकश करके सभी आयु वर्ग के उपयोगकर्ताओं से अपील करना है, जो उनकी विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हाल ही में यस बैंक के द्वारा इरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी होशंगाबाद तथा ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 23 अगस्त 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। सबसे अच्छा शहर भी या साफ सुथरा शहर भी इंदौर को माना जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने देश में एक बार फिर सफलता को प्रथम फहराया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 की बात यहाँ पे चल रही है। तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी रूस तथा ऑप्शन सी भारत तथा ऑप्शन डी चीन। तो हम बात करें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है, जिसने मिशन चंद्रयान हाल ही में 23 अगस्त 2023 को सायं 18:04 पर यह सफलता हासिल की है। हम बात करें श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक उतर गया है। अब आगे जानकारी के लिए बात करें तो मिशन 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 का मिशन का अनुवर्ती या सुधरा हुआ रूप है। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसी को आगे या उसी विफलता को एक सफलता बनाने के लिए मिशन चंद्रयान 3 का उपयोग किया गया है। मिशन के साथ भारत उन देशों के एक छोटे और विशिष्ट देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे। सॉफ्ट लैंडिंग करने में संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ रूस तथा तीसरा चीन है और ऐसा करने वाला चौथा भारत देश बन गया है। तथा दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला देश पहला भारत है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश चौथा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो DRDO की कमियों को सुधारने अर्थात पुनर्जीवित करने के लिए एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ए डॉक्टर सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी प्रोफेसर के विजय राघवन, ऑप्शन सी डॉक्टर समीर वी कामत तथा ऑप्शन डी डॉक्टर वाई श्रीनिवास। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बात करेंगे प्रोफेसर के विजय राघवन के बारे में, तो इन्हें इस समिति का प्रमुख माना गया है। हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में आमूलचूल बदलाव के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब हम इस समिति के सदस्य की बात करें तो समिति में सैन्य, रक्षा उद्योग और शिक्षाविदों से 3 सेवानिवृत्त सदस्य शामिल है। वहीं आगे बात करें तो सदस्यों में एक सेवानिवृत्त राजनयिक, एक इसरो वैज्ञानिक और एक सेवारत अधिकारी भी है। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दूं, इन सभी सदस्यों में DRDO का एक भी सदस्य नहीं है, ना ही तो वह पूर्व अधिकारी ना ही वर्तमान। यह DRDO को अधिक प्रणवमुखों बनाने और देश में सैन्य उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए सुधार के उपाय सुझाएगी। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें DRDO से कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया गया है, ना ही तो वह वर्तमान कार्यकारी अधिकारी है तथा ना ही वो सेवानिवृत्त अधिकारी है। तो इस समिति का जो अभी में गठन 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन, ऑप्शन डी निशानेबाजी तथा ऑप्शन डी एथलेटिक्स।
तो मैं आपको बताऊं, जो आपके सामने फ़ोटो प्रचलित हो रही है वह खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह की है। तो यह एक निशानेबाज खिलाड़ी है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, में चल रही अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप के दौरान 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसी के बारे में हम बात करें, इन्होंने किसे किसे हरा कर बात किया है। तो भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने 60 शॉट में 577 अंक हासिल करके 50 निशानेबाजों के क्षेत्र में शीर्ष पर उभरे हैं। दक्षिणी कोरिया के गुवाहाटी को 574 अंक के साथ रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा, जबकि तीसरे नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के केविन चेपोन ने 574 अंक के साथ यह कांस्य पदक हासिल किया है। जब इसी की बात करें, इसमें भारत ने पहले भी स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, तो बात कर लेते हैं कितने जीते हैं, तो उसी के सब चर्चित करेंगे। तो भारत के पास पहले से ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में कुल 9 पदक है, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक शामिल किए हैं। पांचवा स्वर्ण पदक खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह ने जीता है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें, भारत के किस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद या गणितज्ञ का हाल ही में देहांत हो गया है। ऑप्शन ए NV रमन, ऑप्शन बी CR राव, ऑप्शन सी सुभाष भट्टाचार्य तथा ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। मैं बात करूं तो प्रसिद्ध महान खिलाड़ी वैज्ञानिक CR राव का हाल ही में देहांत हो गया है। इनका पूरा नाम कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, ये FRS एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद है। संप्रति वे पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अतिथि प्रोफेसर एवं बफेलो विश्वविद्यालय में शोध प्रोफेसर हैं। श्री राव को अनेकानेक डिग्रियां और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में इनका देहांत हो चुका है। और इनका देहांत कब हुआ दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान में रखना, 22 अगस्त 2023 को इनका लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया है। तो CR राव या कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव का हाल ही में देहांत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदलकर हाल ही में क्या नाम रख दिया है या क्या कर दिया है। तो वहीं हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है मीरा महिला लीग, दूसरा ऑप्शन बेटी इंडिया लीग, तीसरा अस्मिता महिला लीग तथा चौथा ऑप्शन है महिला खेल उत्कृष्ट लीग। हम बात करें तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि वह खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात कर ले अस्मिता का यहाँ पे अर्थ क्या है, वह नाम देख लेते हैं। तो इसके फुल फॉर्म है अचीवमेंट स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, अर्थात महिला के एक्शन से के साथ इंस्पायर होकर इसका नाम एक स्पोर्ट्स या अपने को एक लीग का नाम दिया गया है। यह किसी भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी संगठन को अस्मिता महिला लीग की मेजबानी करने और खेल उत्कृष्टता की दिशा में खेलो इंडिया के मार्च का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगा। वहीं यह ऐसा क्यों किया गया है, तो उसके बारे में बात करें तो महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता ने विशिष्ट और ज़मीनी स्तर पर बेहतर अवसरों या सुविधाओं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का मार्ग प्रस्तुत किया है। तो हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया जाएगा। हाल ही में से इस नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं,
थाईलैंड में बहुत दिनों से एक लंबी राजनीति के चलते हुए अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नए बने हैं। तो थाईलैंड के कई महीनों के राजनीतिक गतिरोध के बाद श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। जो आपके सामने फोटो प्रचलित हो रही है वो नए प्रधानमंत्री की है। संसदीय समर्थन हासिल करने के बाद फू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब हम बात करें और इस मुख्य बात की तो एक रियल एस्टेट मुगल जिसने कुछ महीने पहले ही फू थाई के नेतृत्व में थाई राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश किया था, इनको प्रधानमंत्री बनने और बैंकों की अगली सरकार स्थापित करने के लिए 375 वोटों की आवश्यकता थी, परंतु उन्होंने 482 वोट हासिल किए हैं। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम श्रेथा थाविसिन है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने नई पाठ्यक्रम रूपरेखा शुरू की है। दो बार आयोजित की जाएगी बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हाल ही में कौन है? अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अभी प्रत्येक वर्ष में 2 बार वार्षिक परीक्षाएं या बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएगी। तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने नई पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और छात्रों को सर्वोत्तम स्कोर बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। इन दोनों में से वही स्कोर हासिल सबसे ज़्यादा जो स्कोर होगा वही माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी और छात्रों को सर्वोत्तम स्कोर बनाने की अनुमति प्रदान करेगा। अर्थात छात्र को दूसरा मौका मिलेगा कि वह कुछ अंक अपने को मेहनत करके कुछ अंक बढ़ा सके। स्कूल शिक्षा की नई रूपरेखा जो अभी तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के अनुरूप है। मैं आपको बताऊं, कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होगी और कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। साथ ही इनको अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हाल ही में दास व्यापार की समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दास व्यापार की समृद्धि के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है उसके बारे में जब हम बात करें तो इसे 23 अगस्त को मनाया गया है और प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। जब हम इस दास व्यापार की समृद्धि के बारे में बात करें तो यह उस दिन की याद दिलाता है जब 23 अगस्त 1791 को सेंट डोमिंग, जिसे अब हैती कहा जाता है, में दास व्यापार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। हैती एक फ्रांसीसी बस्ती थी और पूरे यूरोप में दास व्यापार का केंद्र था। विद्रोह के कारण देश के शासकों के विरुद्ध क्रांति हो गई थी। 2023 के दिन की बात करें तो थीम है फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेजिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। हम बात करें तो 25 मार्च 1807 को एक विद्रोह के या क्रांति के खिलाफ दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया था और प्रतिवर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार की दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। LCA तेजस ने अगस्त 2023 में स्वदेशी ASTRA एस्ट्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की एक मिसाइल है? तो हम बात करें LCA तेजस और एस्ट्रा के बारे में बात करें तो यह एक लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में मार वाली विमान है। तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA LSP-7 ने 23 अगस्त 2023 को गोवा के तट से एस्ट्रा स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा है।
भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बुधवार को गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाले दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली BBR मिसाइल अस्त्र शस्त्र का सफल परीक्षण कर लिया गया है। यह दोनों ही लाइनों में एक ही बात है, पर समझने का थोड़ा फर्क है। जब मैं बात करूं तो इसे कितनी ऊंचाई से दागा गया, तो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से इस मिसाइल का प्रक्षेपण या लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया है। इसी के साथ हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बात कर लेते हैं। इसे किसने बनाया और इसकी पूरी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो लड़ाकू विमान को एस्ट्रा एक अत्याधुनिक BBR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो अत्यधिक पैंतरेबाजी वाली सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने की और नष्ट करने की क्षमता रखता है। हम बात करें इसे किसने बनाया तो इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL अनुसंधान केंद्र इमारत RCI और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब हम DRDL, RCI और DRDO की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो DRDL का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। वहीं हम बात करें तो RCI की फुल फॉर्म है रिसर्च सेंटर इमारत, तो इसकी बात है अनुसंधान केंद्र इमारत। और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है। अब हम बात कर लेते हैं हाल ही में चर्चित ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स समूह है क्या है, इसका गठन कब हुआ और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। तो मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, इन पांचों देशों की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह या एक ग्रुप बनाया गया है, जो कि यह सब कुछ देख रेख करता है। मैं आपको बताऊं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो शुरू में इसे BRIC या ब्रिक के नाम से इसका गठन हुआ था, जिसमें 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। फिर 2010 में पूर्ववर्ती ब्रिक में दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका को शामिल करने पर यह ब्रिक्स बन गया। और यहाँ पे B का मतलब ब्राज़ील, R का रूस, I का इंडिया भारत, C का चीन तथा S का दक्षिणी अफ्रीका हो गया। जब इसके गठन की बात करें तो ब्रिक का गठन सितंबर 2006 में हुआ तथा पहला ब्रिक सम्मेलन की बात करें तो यह पहला ब्रिक सम्मेलन 16 जून 2009 अर्थात 14 साल पहले हुआ, जिसमें 4 ही देशों ने भाग लिया था, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। अभी हाल ही में इसका 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो 15वें शिखर सम्मेलन में से अगस्त 2023 में 15वें शिखर सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने घोषणा की कि वह अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इस ब्लॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अर्थात अभी ब्रिक 5 देशों के समूह के साथ 6 अन्य देश भी जुड़ने वाले हैं और इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। तो अभी हाल ही में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका ने या दक्षिणी अफ्रीका ने की थी। ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की GDP के 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यह अपने जो 5 देश इसमें शामिल है वह दुनिया की 40% आबादी कवर करता है। इन अतिरिक्त 6 देशों के साथ यह दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और इसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल हो गए। ये तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, जिनमें से पहला सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा ईरान शामिल है। नए देश
जो 6 देश शामिल हैं उनकी स्थिति की बात करें तो ईरान को निमंत्रण भेजा, जिसके पश्चिम के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। चीन रूस की मजबूत छाप प्रतीत होती है। यह तथ्य कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और ईरान एक ही समूह का हिस्सा है, अपने आप में उल्लेखनीय है। चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, अर्थात सऊदी अरब में जो तेल उत्पादक होता है वह सबसे ज़्यादा तेल चीन उत्पादक करता है, और उसने हाल ही में तेहरान और रियाद के बीच शांति समझौता करवाया है, अर्थात इन 6 देशों के बीच में तथा 5 पूर्वी देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध की भूमिका रखता है। ये सभी देश एक साथ एकजुटता तथा आर्थिक स्थिति का रखरखाव तथा आंतरिक व्यापार तथा राजनीति में भी ये शामिल होने वाले हैं। जब हम बात करें, सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है। वह तेज़ी से अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और ब्रिक्स की सदस्यता उसी के अनुरूप है। मैं आपको बता दूं, अब सऊदी अरब जो ब्रिक्स की सदस्यता उसी के मतलब अनुरूप ढलेगी, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सहयोगी रहा है। मिस्र और इथियोपिया दोनों के साथ अमेरिका के साथ लंबे समय से संबंध चल रहे हैं। जब आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना को ब्रिक्स से आर्थिक मदद की उम्मीद होगी। ये सभी जो देश हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार का यहाँ पे सुझाव प्रदान करने वाली है। तो हमने आज इसकी क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े हैं तथा करंट अफेयर पढ़े हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। आज मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द एक नए महत्वपूर्ण